तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज का टॉपिक है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, यानी कि बताना है कि किस चीज़ से घेंघा रोग होता है। तो हम सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है। तो थायरॉक्सिन का स्रावन थायराइड ग्रंथि से होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली होती है। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है। तो नेफ्रॉन। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो बताना है कि फल बेचने वाला कौन सा उपयोग करता है जिससे उसके फल पक जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इथाइलिन। आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है। तो जो उद्दीपन की पहचान करती है उसे ग्राही कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। तो हमारा अग्नाशय, ये दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, गोनेड्स। चलिए अगला प्रश्न, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है जिसे हम सुन सकते हैं। तो उसे कहते हैं श्रवण ग्राही। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो वृक्क के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, बताना है कि एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से। तो एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। तो संवेदीग्राही कौन नहीं है, दिमाग। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से निकलता है। तो मेरुरज्जु मेंडुला से निकलता है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी में होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो बताना है कि निम्न में से कौन गैस अवस्था में पाया जाता है। तो गैस अवस्था में पाया जाता है इथिलीन या फिर इथाइलिन। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन। चलिए अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसे हम सिनेटिक दरार कहते हैं, यानी कि सिनेप्स कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए। तो मस्तिष्क सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न, बताना है कि बहुकोषीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो बहुकोषीय जीवों में उपयुक्त दोनों पाया जाता है, क्योंकि रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय ये दोनों ही पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न कि तंत्रिकाएँ कोशिकाएँ कितने प्रकार की होती है। तो तंत्रिका कोशिकाएँ 3 प्रकार की होती है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, बताना है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिवाहिका विहीन में पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न, लैंगरहंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं। तो लैंगरहंस की दीपिकाएँ अग्नाशय में पाई जाती हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है।
तो अग्नाशय में इंसुलिन और ग्लूकोन दोनों हार्मोन स्रावित होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के द्वारा संभव होता है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, पुनर्भरण द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जड़ का अधोगामी वृद्धि है क्या? तो जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? तो पोन्स और मेडुला और अनुमस्तिष्क पीछे वाले मस्तिष्क का हिस्सा है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है जो हमारे इच्छा के विरुद्ध नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, चबाना। चलिए अगला प्रश्न। बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो हाँ, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखता है और संतुलन का अनुरक्षण करता है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक है? तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। बताना है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो अनुकुंचन गति जो छूने पे सिकुड़ जाता है उसे अनुकुंचन कहते हैं, तो छुई मुई के पौधे पर प्रमाणित की जाती है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण हम सभी जानते हैं कि मधुमेह का रोग होता है, यानी कि चीनी रोग। इसे ही हम शुगर रोग या चीनी रोग का रोग कहते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है खोपड़ी के अग्र हिस्से पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है क्या? तो संकेत प्राप्त होता है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो लीडिंग कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायक करता है? तो बताना है कि ये वृद्धि में सहायक करता है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र का भाग है कौन सा? तो इनमें से सभी, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क भी आता है, रीढ़ भी आता है और रज्जु भी आता है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं? तो ये सभी अंडाशय से स्रावित होते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो इनमें से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एस्ट्रेडियोल ये तीनों मादा जनन हार्मोन है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कुछ जानवर जुगली करते हैं, यानी कि जुगाली करते हैं, तो उसे किस लिए वो जुगाली करते हैं? तो वो भोजन को पचाने के लिए जुगाली करते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कहाँ होता है? तो विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण तंत्रिक एवं रसायनों के द्वारा होता है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक एसिड वृद्धिरोधक की तरह काम करता है, वो एक वृद्धिरोधक रसायन है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बीजरहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं, तो कौन सहायक होते हैं? ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हम सभी जानते हैं कि एथिलीन के द्वारा फल जल्दी से पक जाता है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, मेडुला। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सेरिब्रम। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से? तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, एंड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा है? तो यह अम्ल है मेथोनोइक अम्ल। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन का निकलना, एस्ट्रोजन का निकलना। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो बताना है कि इसमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है जो पौधों में नहीं पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीटोसिन। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों और कोशिकाओं की वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से? तो ये स्रावित होता है वृषण से। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का औसत भार कितना होता है? तो मानव शरीर का औसत भार 1.4 kg होता है, यानी कि 1400 ग्राम। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब मिलते हैं।